Welcome to the second part of the explanation. Let us continue. Conquest of the North West. देखो ये है अपना इंडिया का मैप, ठीक है। और मैप में हमेशा ऊपर जो होता है वो होता है नॉर्थ, नीचे जो होता है वो होता है साउथ, इस साइड ईस्ट होता और ये साइड वेस्ट होता, ठीक है। और यहाँ का है नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ है ऊपर और वेस्ट है इस साइड, तो इसके बीच का जो डायरेक्शन है ना इसे ही कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पर कॉन्क्वेस्ट किए अकबर, यहाँ यानी कि अकबर की यहाँ पे जीत हुई। तो कौन कौन से एरिया में हुई वो सारी चीज़ें देखते हैं। In a series of campaigns in the northwest from 1880 from 1585 to 95 Christ era, अकबर ने जीता कश्मीर। तो देखो ये है कश्मीर का एरिया। कांधार, कांधार इधर अंदर में है थोड़ा। और फिर लोअर सिंध ये नीचे वाला एरिया, ठीक है, इसे कहते हैं सिंध। और ईस्ट बलूचिस्तान, बलूचिस्तान ये ऊपर है, ये वाले प्रोविंस को बलूचिस्तान कहते हैं। तो ये सारे एरिया को जीता था अकबर ने। और इसमें तो मोस्ट ऑफ द पार्ट अभी पाकिस्तान में है। बिसाइड्स एडिंग important territories to his empire, अकबर secured in the northwest frontier। और अकबर बहुत मजबूत हो गया था इस एरिया में, ये पूरे एरिया में, ठीक है। आज के एरिया में जहाँ पाकिस्तान देख रहे हो ना, इस एरिया पर बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका था अकबर। द डेक्कन कैंपेन्स, डेक्कन ये वाले एरिया को बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, ये वाले नीचे जो है ना ये वाले एरिया को पूरा यहाँ से इसे कहते हैं डेक्कन, ठीक है, दक्कन। द डेक्कन कैंपेन हैविंग एक्सपेंडेड एंड कॉन्सोलिडेटेड हिज अथॉरिटी ओवर नॉर्दर्न एंड द सेंट्रल इंडिया, पूरे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में अपना दबदबा जमाने के बाद अकबर टर्न हिज अटेंशन टू द डेक्कन, अब वो नीचे की ओर ध्यान दिया, डेक्कन की ओर ध्यान दिया। बाय 1601 क्राइस्ट एरा ही हैड एनेक्स्ड बरार, कांदेश एंड पार्ट ऑफ अहमदनगर। देखो यहाँ पे बरार आपको दिख रहा है, यहाँ पे अहमदनगर और ये है खानदेश, तो ये सभी एरिया पर इसने कब्जा कर लिया। Thus, in 40 years, Akbar carved out the empire that is stretched from the Hindu Kush mountain to the west to the Brahmaputra in the east and from the Himalaya in the north to the Godavari in the south। चलो अब मैं आपको ये बताता हूँ। देखो यहाँ पर एक माउंटेन है जिसका नाम है हिंदू कुश, ठीक है, हिंदू कुश माउंटेन। हिंदू कुश माउंटेन आज के ज़माने में अफ़गानिस्तान में है। तो हिंदू कुश माउंटेन से लेके, ठीक है, देखो वेस्ट मतलब ये साइड वेस्ट है ना, तो ये पूरा फैला हुआ है वो माउंटेन। तो यहाँ से ये हिंदू कुश माउंटेन से ईस्ट में ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे आपको एक ब्रह्मपुत्र दिख रहा है, ये नदी, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से यहाँ तक पूरा अकबर का था। और ऊपर नॉर्थ से कहाँ तक था, और एंड फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ, देखो आपको यहाँ पे हिमालय है, यहाँ पे हिमालय ये वाले पार्ट में। तो यहाँ से लेके मतलब आप पूरा समझ लो, यहाँ से लेके टू द गोदावरी, आपको यहाँ पे दिख रहा है गोदावरी नदी, गोदावरी इन द साउथ, यहाँ इतना दूर तक पूरा अकबर का एरिया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ तक अकबर अपने 40-50, ऐसे तो उसने रूल किया बहुत दिनों तक, बट 40 साल जब तक वो उस पर दम था, पावर था, तो कहाँ तक इसने रूल किया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर, अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर कि कैसे अकबर सब कुछ संभालता था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ अकबर वॉज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस्टेब्लिश करके अकबर रखा था, जिससे कि सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर में रहता था। Central administration to join together all provinces in the vast empire into a uniform unit. A strong centralized government was set up. The emperor was an excellent, powerful figure. His decision on all matters like military, political, administrative, and judicial were final. मतलब है कि अकबर तो सेंट्रल में बैठा हुआ है ना, सेंट्रल मतलब वो दिल्ली में बैठा हुआ है, पूरे बीचों बीच जितना बड़ा इसका साम्राज्य है उसके बीचों बीच बैठा हुआ है अकबर। और अकबर को पूरा प्रोविंस संभालना है, ठीक है। सोचो आपको उसके पूरा प्रोविंस संभालना है तो ये कैसे संभालेगा। तो यहाँ लिखा गया है कि जो भी इसका बोली होता था ना, मतलब जो भी ये डिसीजन लेता था वो चीज़ हो जाता था। लाइक इन मिलिट्री, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल, मतलब जुडिशियल मतलब बोला कि इसको फांसी देना है तो इसको फांसी देना है, इसको गरम तेल में इसको डाल देना है तो डाल देना है, ऐसा मतलब था।
हिज वर्ड्स वॉज लॉ, उनका जो बोली था वो ही कानून था। ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड द सुप्रीम जज ऑन ऑल द मैटर्स ऑफ जस्टिस, और यही सबसे बड़ा जज भी थे अकबर। ही वॉज असिस्टेड बाय अ टीम ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स, और ऐसा तो नहीं है अकबर को सब कुछ आता होगा, तो इसके पास कुछ लोग होते थे जो कि एक्सपर्ट्स होते थे, जो अपना एडवाइस देते थे इनको। द अपॉइंटमेंट, प्रमोशन एंड dismissal of all the officials including commander of the army was the sole right of the emperor, और कौन से पोजीशंस में कौन बैठेंगे ये सारा सब कुछ था अकबर के हाथ में। The success of this system depended largely on the personality of the emperor and his wisdom to choose the right person for the right job. तो इतना दिन तक 40 ईयर्स, मोर देन 40 ईयर्स, ये बहुत बड़ा टाइम होता है। इतने दिन तक किसी शासक का शासन करना एक बहुत बड़ा बात है। और यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी ये डिसीजन लेते थे ना, वो मतलब बहुत दूर का सोच कर लेते थे, जिसके कारण ही सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब देखते हैं अकबर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर वॉज कंपोज्ड ऑफ, जो अकबर के मिनिस्टर्स थे उसमें कौन कौन थे उनके बारे में देखना है। पहला था वजीर, द वजीर और द दीवान, हु वॉज द हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मतलब जो टैक्सेस आते थे लोगों से जो पैसे लिए जाते थे उनका लेखा जोखा वजीर करता था। द मीर बख्शी वॉज द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट एंड द पे मास्टर ऑफ ऑल द मनसबदार। ये मनसबदार क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, पर आप समझ लो कि मनसबदार एक पोस्ट होता है, तो उनको पैसे देने का काम था मीर बख्शी का, ठीक है, और ये मिलिट्री का हेड था, जो आर्मी होते हैं ना उनका हेड था ये। फिर है चीफ सदर और द काजी, हु वॉज द चीफ जज। काजी का मतलब ही होता है जज, ठीक है, आपने शायद ये डायलॉग सुना ही होगा, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, सो ये काजी का मतलब होता है जज। फिर है मीर समन, द मीर समन हु वॉज द सुपरवाइजर ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड, मतलब सुपरवाइजर था ये पूरे रॉयल हाउस होल्ड का, पूरे घर का, मीर समन। द वकील और द प्राइम मिनिस्टर who did not exercise any effective authority. Akbar had reduced the Walki's positions to that of an advisory or the ceremonial head. तो ये जो प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन होता था ना, इसका पावर पूरे तरीके से ख़त्म कर दिए थे अकबर, ठीक है, और इनका बस औकात इतना था, मतलब इनका पोजीशन इतना था कि वो बस एडवाइस करें, बस यही सारी चीज़ था। अकबर हैड रेगुलर मीटिंग विथ हिज सीनियर ऑफिशियल्स इन द दीवान ए खास। दीवान ए खास मतलब है प्राइवेट हॉल, ये बहुत बड़ा हॉल रहता था, उसमें ये सारे मीटिंग करते थे एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब 1-2 महीने में या 1 वीक में सबसे ये मिलते थे। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ द फादर एंड द गार्डियन ऑफ हिज सब्जेक्ट। ही वुड मीट दैम इन द दीवान ए आम, वेयर ही वुड रिसीव पिटिशंस, लिसन टू देयर प्रॉब्लम एंड सॉल्व मैनी केसेस ऑन द स्पॉट। आप ऐसे समझ लो कि जितने भी ऑफिशियल्स थे, जितने भी मिनिस्टर्स थे, उसमें उनसे मिलते थे अकबर दीवाने खास में, और जो आम लोग होते थे उनसे मिलते थे दीवाने आम में, ठीक है, क्लियर। नाउ द प्रोविंशनल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब दिल्ली के अलावे, सेंट्रल मतलब तो हो गया दिल्ली, फिर है दिल्ली के अलावे तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम सो सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। तो उस और जो फैले हुए इलाके थे उसमें कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। अकबर तो दिल्ली में बैठा हुआ है, तो वो उतने दूर तक कैसे करते थे बिना किसी फ़ोन के। उस वक्त वहाँ कोई फ़ोन नहीं होता था, कोई वीडियो कॉल नहीं होता था, बट फिर भी अपना स्ट्रांग होल्ड जमा के रखे थे अकबर। तो कैसे करते थे उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। द वास्ट एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 15 प्रोविंसेस और सूबास, ठीक है, देखो इसे कहते हैं सूबास, और इसका हर एक सूबास का एक मालिक होता है, ठीक है, और उसे बोलते थे सूबेदार। आगे पढ़ेंगे शायद उसके बारे में। एक गवर्नर और सूबेदार, देखो है ना यहाँ पे सूबेदार, मतलब ये जो प्रोविंस है उसका हेड को सूबेदार कहते थे, वॉज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ ईच प्रोविंस। द सूबेदार हैड कंट्रोल ओवर बोथ मिलिट्री एंड द सिविल अफेयर।
और जो एरिया रहता था उसका जो हेड रहता था वो सूबेदार रहता था, और सूबेदार के हाथ में मिलिट्री रहता था और सिविल अफेयर्स, यानी कि किसी के झगड़े हुए हैं, किसी का मुर्गी चोरी हो गया, तो ये सारे डिसीजंस जो है वो सूबेदार सुनाते थे। द दीवान केप्ट रिकॉर्ड ऑफ द लैंड रेवेन्यू, और जो दीवान होता था वो लैंड रिकॉर्ड रखता था सभी का। द सूबेदार एंड द दीवान केप्ट अ चेक ऑन ईच अदर, और सूबेदार दीवान का देख रेख करता था कि कहीं यही तो बेईमानी नहीं कर रहा कुछ, और दीवान जो होता था वो सूबेदार का देख रेख करता था कि ये कुछ मतलब घपलाबाजी या घोटाला तो नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें करते थे ये दोनों एक दूसरे के। द प्रोविंसेस वर सब डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट्स, और सरकार, फिर जो प्रोविंस है ना वो टूट कर फिर सरकार या फिर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड थे, विच वर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड द परगनास। और फिर जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी छोटे छोटे एरिया में बटे हुए रहते थे जिसके कहते थे परगना। ईच ऑफ दीज यूनिट्स हैड अ टीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल मैनेजिंग देयर अफेयर्स and reporting to the corresponding official at the level immediately above them. The village were looked after by the village panchayats. और जो सबसे छोटा हो गया गांव, तो गांव का जो हेड होता था वो विलेज पंचायत होता था, और उसके ऊपर एक सरकार का आदमी रहता था, उसके भी ऊपर एक सरकार का आदमी रहता था। देखो जैसे मुगल अंपायर, ठीक है, ये दिल्ली में बैठा हुआ है, इसका मालिक कौन हुआ, एम्परर हुआ। फिर होता था सूबेज, जिसका मालिक होता था सूबेदार और दीवान, और ये दोनों एक दूसरे का मतलब देखता था कि कहीं तुम कुछ तो नहीं कर रहे हो घपलाबाजी, ये सारी चीज़ें करता था। फिर प्रोविंस से छोटा हो गया डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को हम लोग सरकार भी कहते थे, उसमें होता था गवर्नमेंट ऑफिशियल हेड होता था। और परगना, उससे भी छोटा हो गया परगना, परगना का भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहता था। फिर उससे भी छोटा हो गया विलेज, तो विलेज से तो छोटा घर ही हो जाएगा ना फिर अब, तो विलेज का हेड होता था पंचायत। पंचायत को अगर कोई दिक्कत होता था तो ये इनसे कहता था, इनको कोई दिक्कत होता तो ये इनसे कहता था, इनको किसी बात का दिक्कत रहता था तो ये इनसे कहता था, और ये इनको कहता था। समझ गए हैं कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था उस वक्त। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मनसबदारी सिस्टम। और मनसबदारी सिस्टम में पढ़ूँ उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी एक स्टूडेंट है, बहुत ही सिंसियर है, उनका नाम है कुटकुट, KUT, ठीक है। तो उसने ही ना ये PDF भेजा है, तो अगर आपको ये सब कुछ ऐसा दिखे ना तो आप इग्नोर करें और आप यहाँ पर फोकस करें, ठीक है। चूँकि ये क्लियर नहीं है बट फिर भी आप फोकस करें, ओके। The Mansabdari system. The term Mansab means office or rank, and a Mansabdari is a holder of a rank in the administration. ठीक है, मनसबदारी एक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि आज के ज़माने में जो IAS होते हैं ना, तो उनके जैसा था मनसबदार, ठीक है, उन्हीं के जैसा, बहुत ज़्यादा पावर नहीं था इनको। The civil and military administration of the country was based on the Mansabdari system introduced by Akbar. The vast Mughal Empire had been created with the help of a strong army, and it could be maintained and controlled with the help of powerful army and an efficient administration. The Mughal administration was essentially a military one. अंडर दिस सिस्टम, तो मनसबदारी सिस्टम में क्या क्या बातें होती थी अब यहाँ से हर एक पॉइंट में देखेंगे और क्लियर करेंगे। ईच ऑफिशियल इज एन इम्पीरियल सर्विस वॉज गिवन a rank or a mansab. The rank depend on the nature and importance of the job. The lower rank was that of an charge in the office in charge of 1,000 horsemen. तो सबसे छोटा जो मनसब होता था ना, तो वो होता था 10 हॉर्समैन का, मतलब एक मनसब के नीचे 10 घुड़सवार रहते थे। वाइल द हाइएस्ट मनसबदार वॉज दैट ऑफ अ ऑफिसर मेंटेनिंग 7,000 हॉर्समैन, और सबसे बड़ा मनसबदार उन्हें माना जाता था जिनके अंडर में 7,000 घुड़सवार रहते थे। द हाइएस्ट मनसब वॉज रिजर्व फॉर द मेंबर ऑफ अ रॉयल फैमिली, और जो हाइएस्ट ये जो रहता था ना 7,000 घुड़सवार वाला मनसबदार, तो वो रॉयल फैमिली के पास रहता था। द मनसबदार वर अपॉइंटेड, प्रमोटेड और डिसमिस्ड बाय द एम्परर, और किनको मनसबदार बनाना है तो ये सारा चीज़ अकबर के हाथ में रहता था। दे वर गिवन अ सैलरी इन अकॉर्डेंस विद देयर रैंक, और सैलरी जो मिलता था उनको उनके रैंक के हिसाब से मिलता था। लेटर दे बिगेन टू बी पेड इन द फॉर्म ऑफ जागीर, बाद में उनको जो सैलरी मिलने लगी वो जागीर के हिसाब से मिलने लगी। जागीर का मतलब होता है ये कि उन्हें एक छोटा
ना स्मॉल, हर महीने एक छोटा छोटा ज़मीन का टुकड़ा मिलता था। ज़मीन का टुकड़ा मतलब उन्हें एक ज़मीन मिलता था, और एक टाइम ऐसा होता था कि इन जागीरदार के पास बहुत बड़ा ना ज़मीन हो जाता था। They were entitled a fixed amount of revenue from the जागीर as salary for themselves and their troops। और यहाँ जागीर का मतलब होता है टैक्स भी। ओके, लेट मी क्लियर, जागीर का मतलब होता है टैक्स भी। तो एक गांव, कभी कभी क्या होता था, जो एम्परर होते थे वो एक छोटा पीस ऑफ लैंड देते थे हर महीना, ठीक है, एज अ सैलरी। बट कई बार क्या होता था ना, एक गांव का जो भी टैक्स इकट्ठा होता था ना, उसका कुछ पार्ट बोलते थे तुम रख लो, और कुछ पार्ट जो है वो आर्मी के इक्विपमेंट्स, ड्रेसेस, उनके सैलरी के लिए रख दो, और जो बचे वो मेरे को भिजवा दो। ओके, द मनसब और अ रैंक वॉज नॉट हेरिडिटरी। और ये खानदानी नहीं होता था कि अगर कोई मनसब है किसी के दादाजी तो उनके पापा को भी मतलब वो मनसबदारी का मिलेगा, ये हेरिडिटरी नहीं होता था। आफ्टर द डेथ ऑफ द मनसबदार द जागी रिवर्टेड टू द किंग हु ग्रांटेड इट टू समवन एल्स। फिर जब अगर कोई मनसबदार की डेथ होती थी तो उसके बाद जो राजा है वो किसी और को मनसबदार बनाता था, जो कैपेबल है उन्हीं को। The Mansabdar did not have any authority or responsibility of administrating the जागीर। मनसबदार को कोई भी हक नहीं था ना कि वो जागीरदार को एडमिनिस्ट्रेट करे, मतलब कि बताए कि कैसे क्या करना है, कोई हक नहीं था। दोनों इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे से। The system of branding horses and maintaining a descriptive role of the soldiers were adopted by अकबर। घोड़ों की एक ब्रांडिंग की जाती थी, ठीक है, और मेंटेनिंग अ डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ द सोल्जर्स, मतलब कि जो भी सोल्जर का रोल होता था वो सबको अलग अलग करके रखते थे। अकबर ऑल्सो मेंटेन अ स्टैंडिंग आर्मी। अकबर एक स्टैंडिंग आर्मी भी मेंटेन करके रखते थे। स्टैंडिंग आर्मी मीन्स कि ऐसा आर्मी जो कि कभी भी युद्ध करने के लिए रेडी होए। The cavalry was the most important branch of the Mughal army. The troops were mainly supplied by Mansabdars. The emperor also directly recruited and maintained a battalions of loyal and trusted soldiers. He maintained a corps of royal bodyguard and armed places guards, a large number of war elephant and well organized artillery। और तोप और गोलों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। और यही सब बातें यहाँ पे लिखी गई है मनसबदारी सिस्टम में। नाउ इट्स कम्स रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू सिस्टम मतलब पैसे कैसे आते थे अकबर के पास, ठीक है। लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। जो ज़मीन से पैसे आते थे वो सबसे ज़्यादा पैसे आते थे अकबर के पास। ज़मीन से पैसा आना मतलब खेतों से पैसा आना। जैसे कि कोई किसान है, उसने अगर कुछ फसल उगाई तो उनका कुछ पार्ट जो है वो अकबर को देना होता था। लैंड वॉज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अकबर एडॉप्टेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ शेरशाह रेवेन्यू सिस्टम। क्या आपको शेरशाह के बारे में पता है? शेरशाह वही अफगान रूलर जो बिहार में था, ठीक है। He introduced some important reform with the help of Todermal, द ब्रिलियंट रेवेन्यू मिनिस्टर। तोदरमल जो था वो बहुत ही ब्रिलियंट रेवेन्यू मिनिस्टर था। टोदरमल इंट्रोड्यूस्ड अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम नोन एज टोदरमल बंदोबस्त, ठीक है। तो टोदरमल बंदोबस्त एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। तो इस आइए जानते हैं कि इस सिस्टम में था क्या ऐसा। Land was surveyed and measured with a bamboo jarib joined together with iron rings instead of hemp rope used earlier। तो पहले जो रस्सी से ज़मीन नापी जाती थी, तो उस रस्सी की जगह में ना बांस के द्वारा ना ज़मीन नापा जाता था, और एक बांस का एक स्टैंडर्ड साइज होता था। द लैंड वॉज ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज। और लोगों के ज़मीन को उसने 4 कैटेगरीज में बांट दिया था, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट वाज रेगुलरली और ऑकेजनली कल्टिवेटेड। और मतलब यह देखकर कि उस ज़मीन पर हर मतलब कि सीजनली कल्टीवेट होता है या फिर रेगुलरली कल्टीवेट होता है, मतलब फसल हमेशा लगे रहते हैं या कभी कभी लगे रहते हैं। इट वॉज क्लासिफाइड फर्दर इनटू गुड, मिडलिंग एंड बैड कैटेगरी। और फिर उसके बाद गुड, मिडलिंग और बैड कैटेगरी में इन्हें बांटा जाता था। The average produced of the average price over the past 10 years was calculated।
देख लो क्या लिखा है, द एवरेज प्रोड्यूस एंड द एवरेज प्राइस ओवर द पास्ट 10 years वर कैलकुलेटेड, द रेवेन्यू वॉज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिक ऑफ दीज एवरेजेस, 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस्ड वॉज द किंग्स शेयर। तो जितना भी प्रोडक्शन हुआ ना, 10 साल में जितना प्रोडक्शन हुआ और डिवाइडेड बाय 10 साल में कितने पैसे लगे, ठीक है, तो उतना रेवेन्यू होता था। और जितना निकला ना उसका 1/3 जो है वो किंग को देना होता था। इट कुड बी पेड इन कैश और काइंड, तो और उस पैसे को कैश में दिया जाता था या फिर किसी दूसरे कॉमोडिटी के रूप में दिया जाता था। दो कैश वॉज प्रीफर्ड, यानी मतलब बहुत सारे लोग कैश में उस टैक्स को देते थे। द रेवेन्यू ऑफिसर्स वेयर इंस्ट्रक्टेड टू ट्रीट द पीजेंट्स वेल, और रेवेन्यू ऑफिसर्स जो थे उन्हें ये बताया गया था कि जितने भी किसान हैं उनके साथ आप अच्छा व्यवहार करना। लोन्स which could be paid back in easy installment were advanced to the peasants to buy seeds, cattle and implements। और उस वक्त भी किसानों को लोन मिला करता था ताकि वो बीज खरीद सके, मवेशी यानी कि बैल खरीद सके, और इम्प्लीमेंट्स मतलब और भी जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना खेती के वो खरीद सके। If the crops failed due to drought or flood, the state granted remission of revenue। और अगर कहीं ऐसा हुआ कि सुखाव की वजह से या फिर बाढ़ की वजह से फसल बर्बाद हो जाती है तो उस किसान को उसका पैसा मिलेगा फिर भी। Akbar's revenue system worked successfully and the state was assured of a fixed and steady source of income। और अकबर का ये रेवेन्यू सिस्टम बहुत ही फंटेस्टिक था, इनको बहुत पैसे आते थे। ट्रेड वॉज अनदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। फिर बिजनेस, ट्रेड जो है एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना, ये भी दूसरा रेवेन्यू कलेक्शन का एक सोर्स था। दो मच लेस कंपेयर टू दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड, पर जो ज़मीन से मिलता था उसके मुकाबले बहुत कम था। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड वॉज इनकरेज्ड। द मेन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट वेयर टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, इंडिगो एंड सॉल्ट पेट्रे। ये क्या होता है? तो सरकार जो है वो ये प्रमोट करने लगी कि इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड को बढ़ावा दिया जाए, इनकरेजमेंट, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होते थे चीज़ें, मतलब इंडिया से बाहर जाता था, वो था टेक्सटाइल यानी कि कपड़े उपड़े, स्पाइसेस मसाले, इंडिगो मतलब नील, नील नील की खेती होती थी, और सॉल्ट पेट्रे। इसका मतलब क्या होता है? वेट मैं गूगल कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सॉल्ट पेटर नहीं है, ये सॉल्ट पीटर है, और ये पोटेशियम नाइट्रेट है। ये एक तरीके का प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव मतलब होता है जैसे कि प्रिजर्वेटिव किसी चीज़ में मिला देंगे ना तो वो चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ एक्सपोर्ट होती थी। इंडिया ट्रेडेड विथ चाइना, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। इंडिया ट्रेड करता था चाइना से, सेंट्रल एशिया से और यूरोप से। द पोर्तुगीज एस्टैब्लिश ट्रेड सेंटर on the west coast during Akbar reign. Akbar issued a gold coin called the mohar. Pure gold was used for coin, which were of a standard weight. सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स वेर ऑल्सो यूज। तो उस वक्त गोल्ड का कॉइन यूज़ होता था और सिल्वर और कॉपर का भी कॉइन यूज़ होता था ट्रेडिंग करने के लिए। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक हर एक चीज़ समझ आ गई होंगी, बिल्कुल अच्छे से आ गई होंगी। बट इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है ना तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आपका डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अकबर रिलीजियस पॉलिसी, कि अकबर आखिर कौन सा धर्म अपनाता था। अकबर मेनली तो मुस्लिम था ना, बट कौन सा धर्म अपनाता था, मतलब क्या उसका विचार था दूसरे धर्मों को लेके, उन सब बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, so thank you so much for watching this video. See you in the part 3rd.